आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 इन एनसीईआरटी वन शॉट सीरीज। ठीक है, इससे पहले क्या किए हम लोग मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर था। ये आपका सॉल्यूशन है, जो कि 12th का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, 12th एनसीईआरटी का, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से काफ़ी लिंक है, तो हम लोग इसी अकॉर्डिंग चलते रहेंगे जिस अकॉर्डिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं या पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं कि आप 11th पढ़े 12th पढ़े, वन शॉट है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है ना, और आप जिनको जो मेरे से कोर्स लेके पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री मेरे से, BHU, पटना यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, उनको पता है कि मैं पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फिर सॉल्यूशन पढ़ाया हूँ, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ाया हूँ, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ, अब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊँगा। तो उसी सीक्वेंस से वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, सो चलिए, आपको पता होगा पिछला वीडियो आया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, क्योंकि 30% पोर्सन जो है सॉल्यूशन का उसी चैप्टर से आपको लिंक मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन। ठीक है ना, इस सीरीज़ में एनसीईआरटी का टाइम स्टैम्प के साथ रहेगा। आप हर टॉपिक को टाइम वाइज देख सकते हैं, जो टॉपिक पढ़ना हो उसका टाइम लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर नहीं लिखा मिल रहा है तो कुछ दिन में उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चिंता ना करें। फिलहाल आप 1-1.5 घंटा का वीडियो होता है, 1-1.25 घंटा का आप देख सकते हैं, वन शॉट में देख सकते हैं पूरा एनसीईआरटी। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है आप वहाँ पर लाइनिंग किया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट विद टाइम 1.5 मिनट। ठीक है ना, 2 मिनट हो जाने दीजिए, फिर विल स्टार्ट विद, ताकि लिखने में अच्छा रहेगा वहाँ पे। ठीक है ना तो मेनली आज बात करने वाले हैं सोल्यूशन की। तो हम लोग देखते हैं ना, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके बॉडी में घटना होती है, हमारे बॉडी में घटना होती है, वो अधिकतर क्या है आपका, अधिकतर है आपके लिक्विड सॉल्यूशन। सो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, जैसे दिया गया है क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रास, जो कि होता है मिक्सचर कॉपर और जिंक का, जर्मन सिल्वर जो कि होता है मिक्सचर कॉपर का और जिंक और निकल का, ब्रॉन्ज जो कि होता है मिक्सचर कॉपर का और टीन का, यानी सब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलावट देखने को मिल रही है। हम लोग को इसका इंपॉर्टेंस कितना है ज़िंदगी में समझ रहे हैं ना, ब्रॉन्ज का कितना इंपॉर्टेंस है, ब्रास का कितना इंपॉर्टेंस है, पीतल का बर्तन आप रखते हैं, पीतल का पानी पीते हैं। ठीक है ना, ये सब जो भी है, तो ये सब क्या है, सब आपका सोल्यूशन के टर्म है। सोल्यूशन में आपको समझ में आएंगी ये सब चीज़। जैसे एक होता है टर्म पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, तो एक नापने का तरीका है पार्ट्स पर मिलियन। वो क्या बोलता है कि अगर 1 पार्ट्स पर मिलियन हम लोग फ्लोराइड आयन लिए, उसको वाटर में डालें, तो हमें वो दांत के झरने से बचाता है। वहीं अगर आप 1.5 ppm ले लिए तो आपका दांत को पूरा गलाता है। अगर उसका आप हाई कंसनट्रेशन ले लिए अगर, तो वो पॉइजनस हो सकता है, जैसे कि NaF2 यानी कि सोडियम फ्लोराइड एक राइट पॉइजन की तरह काम आता है। यानी सोचिए ना कि हमें सोल्यूशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर कंसनट्रेशन में चेंजेस लाएँ अगर, तो क्वालिटी और उसका क्वांटिटी, उसका बिहेवियर, नेचर चेंज हो जाता है। सो कितना डालना है, कितना क्वांटिटी लेना है, ये एक फिक्स निर्धारित होता है, उतना रेंज में लेना होता है, नहीं तो वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इंट्रावेनियस इंजेक्शन, मतलब जो नस में दिया जाता है, आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। उसको क्या किया जाता है, वाटर कंटेनिंग सॉल्ट में डिजॉल्व किया जाता है एट पर्टिकुलर आयोनिक कंसनट्रेशन। एक आयोनिक कंसनट्रेशन के साथ उसको मिलाया जाता है ताकि वो मैच कर सके ब्लड के प्लाज्मा के साथ। नहीं तो क्या होगा, नस फूल जाएगा या पचक जाएगा। बस समझ रहे हैं, उसको एक पहले से साल्ट सोल्यूशन में उसके हिसाब से, जो हमारा नस का कंसनट्रेशन है, ब्लड प्लाज्मा का कंसनट्रेशन है, उसके हिसाब से पहले बाहर ही तैयार कर लिया जाता है, ताकि जब उसको नस में सुइया दें, अगर सुई दें तो वो बराबर हो जाए। ठीक है ना, उसके उससे न ज़्यादा हो न कम हो। मतलब आगे चल के आपको टर्म पढ़ाएंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये जो कंसनट्रेशन होना चाहिए वो आपका आइसोटोनिक होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो टॉपिक 1 है वह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, आपको पढ़ाए होंगे फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में, देख रहे हैं ना, कब की हर बातें करीब करीब आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जब हम लोग कहीं से किसी, मान लीजिए कि कोई मिलाया हुआ पानी में चीनी मिलाया हुआ, ठीक है, बीच के उठाएं या बॉटम से उठाएं या ऊपर से उठाएं, कहीं से भी एक कंसनट्रेशन उठाते हैं अगर, तो उसका जो नेचर होना चाहिए वो बाकी पूरे सोल्यूशन का नेचर उसी तरह का होना चाहिए। इस तरह के कंपोजिशन को बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें कि पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या हो, इंटायरली पूरा क्या हो, सॉल्यूबल हो, जो भी सॉल्यूट डाले हैं वो पूरा घुला हुआ हो। ठीक है, देखिए होमोजेनियस करने का मकसद क्या है कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टी जो हो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में उसका जो प्रॉपर्टी है, और मीठा होने का है तो पूरा मिक्सचर जो है मीठा होना चाहिए, और कंपोजिशन अगर है कि वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो पूरा मिक्सचर लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है ना, जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, जो कंपोनेंट को हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे
अगर नींबू पानी लेना है तो ऐसा नहीं कि नींबू ज़्यादा पानी कम, पानी ज़्यादा नींबू कम, है ना। तो जो ज़्यादा लेते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम लेते हैं तो सॉल्यूट बोलते हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि जो आपका जो पी रहे हैं या फिर खा रहे हैं, यानी आप जिसमें जिसको डाले तो सोल्यूशन कैसा बनेगा वो डिसाइड करता है जो ज़्यादा मात्रा में है, समझ रहे ना। जो ज़्यादा मात्रा में वो बच जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोहा में जैसे कि हाइड्रोजन में पैलेडियम मिला रहे हैं, है कि नहीं, ये पैलेडियम में हाइड्रोजन मिला रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा किसका कंसनट्रेशन ज़्यादा है। जिसका कंसनट्रेशन ज़्यादा रहेगा वो सॉल्यूशन उसके तरह दिखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ कुछ मिक्सचर के बारे में दिया गया है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि गैस में आपने गैस को डाला तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। गैस में आपने लिक्विड को डाला तो वाटर वेपर, ठीक है ना। नहीं, गैस के अंदर लिक्विड डालना, लिक्विड के अंदर गैस नहीं, समझ रहे ना। गैस के अंदर लिक्विड डाले तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। अब गैस में सॉलिड का मिलना, जैसे कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, है कि नहीं, ये सब क्या एग्जाम्पल है। अच्छा, लिक्विड में गैस का मिलना मतलब जैसे वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस तरह का। लिक्विड में लिक्विड मिलना यानी कि सर इथेनॉल और वाटर यानी कि अल्कोहल, ठीक है ना। लिक्विड में सॉलिड का मिलना यानी कि साल्ट इन शुगर, साल्ट इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, शुगर इन वाटर, मतलब समझ रहे हैं ना। सॉलिड इन गैस मतलब सॉरी गैस इन सॉलिड मतलब सॉलिड में गैस का घुलना यानी कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेडियम। प्लेडियम क्या है, सॉलिड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अगला देखिए, सॉलिड में लिक्विड का घुलना यानी कि मरकरी ऑफ अमलगम मिक्स विथ सोडियम। सोडियम आपका सॉलिड है, अमलगम अमलगम जो है मरकरी का वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है। सॉलिड में सॉलिड का मिलना यानी कि तांबा, पीतल जो आप जानते हैं, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, एलओआई। ये सब क्या है आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। जैसे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन मतलब क्या कि गैस में गैस का घुलना, गैस में लिक्विड का घुलना, गैस में सॉलिड का घुलना। लिक्विड सॉल्यूशन क्या, लिक्विड में लिक्विड का घुलना, लिक्विड में गैस का घुलना, लिक्विड में सॉलिड का घुलना। सॉलिड सॉल्यूशन क्या, मतलब सॉलिड सॉल्यूशन करने समझ में आना चाहिए कि सॉलिड वहाँ पे क्या सॉल्वेंट है कि नहीं। आपका सॉल्वेंट वहाँ पे क्या है, सॉलिड होना चाहिए, तभी वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू एक्सप्रेसिंग आपका कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, ठीक ना। वो क्या है देखिए, वो क्या कहता है, द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इस कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में। और कंसंट्रेशन में क्या है कि क्वालिटेटिवली बात करेगा हम लोग, तो मान लीजिए कि हम लोग क्या डालते हैं, सॉल्यूट बहुत कम डालते हैं, ठीक है ना, तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। जब सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। बस समझ ना, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट तब होगा जब आपका सॉल्यूट कम डाले, और कंसंट्रेटेड कब होगा, जब सॉल्यूट ज़्यादा डाले, है कि नहीं। तो देखिए, और ये तो बात कर ली हम लोग क्वालिटेटिव डाटा की, लेकिन हमको क्वांटिटी में जानना है कि कितना डाले कितना नहीं डाले। इसके लिए 7-8 टर्म आते हैं, जैसे कि पहला है मास परसेंट यानी कि वेट बाय वेट। ये क्या बोलता है, द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन एज कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो कंपोनेंट का आपको निकालना है उसका ऊपर मास डालिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज मास परसेंट ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में, जैसे कि केमिकल ब्लीचिंग में। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 10% ग्लूकोज इन वाटर, मतलब क्या 10 ग्राम ग्लूकोज कितने ग्राम पानी में, 90 ग्राम पानी में, क्योंकि सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको रखना है सॉल्यूशन 10% ग्लूकोज वाटर का, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज होगा, 90 ग्राम पानी होगा, ना कि 100 ग्राम पानी। बात समझ गए। चलिए अगला आता है वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको बोलते हैं V/V। वो क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। जिसका आपको वॉल्यूम निकालना है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेशन यूनिट, ठीक है ना। जैसे जो सॉल्यूशन होता है लिक्विड का, उसको हम लोग वॉल्यूम में डिपेंड ज़्यादा लिखते हैं, ना कि मास में लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इथाइलिन ग्लिकोल क्या है, एक एंटी फ्रीज है, जिसका इस्तेमाल क्या आता है इंजन को कूल करने में। उसका हम लोग क्या लेते हैं, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेते हैं, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, ताकि हमारा इंजन क्या हो, ठंडा रहे। उसको कूलेंट का काम करता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। बात समझे। तो अगर लिखा हुआ है कि 10% इथेनॉल इन वाटर, मतलब क्या समझे, 10 ml इथेनॉल 90 ml पानी में, समझ रहे ना। इस तरह समझना है कि सॉल्यूशन तो 100 ml का होगा ही होगा, तो 90 ml क्या है सॉल्वेंट है, 10 ml क्या है सॉल्यूट है। बात दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। यानी वेट बाय वेट को हम लोग जनरली कंपोजिशन निकालने के लिए केमिकल ब्लीचिंग ये सब में इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को जब दोनों लिक्विड हो उसमें इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का केस। अगला आता है मास बाय वॉल्यूम। इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन या फार्मेसी में, ठीक है ना। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मास ऑफ बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला आता है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए क्या बोलता है कि मैंने सॉलिड इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब सॉल्यूट मान लीजिए बहुत कम क्वांटिटी में मिला है, ठीक है ना।
इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कितना पार्ट उसका जो है यूज हो रहा है उसको, मतलब समझ रहे ना, बहुत छोटा क्वांटिटी उसको मेजर नहीं कर सकते तो उसको गिन लेते हैं, है कि नहीं। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का कितना पार्ट उसमें हिस्सा ले रहा है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, क्योंकि नाम से समझ में आता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन कितना होता है 10⁶। तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये सब क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है, सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली प्रेजेंट करने का डाटा है। और क्वालिटेटिवली अब समझ गए ना, डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड बोल देंगे सीधे, ठीक है ना। आगे जैसे इसका एग्जांपल हो गया द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन वाटर, कि वाटर में कितना पोल्यूटेंट है, इसको जानने के लिए बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन, जैसे कि म्यूजी मीटर लीटर इनवर्स, ठीक है ना, एमएल इनवर्स, या पीपीएम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। देखिए इन सभी का जिक्र जो है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में किया गया, आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ पे इसको ज़्यादा डिटेल में समझाया गया है, क्योंकि आगे बहुत सारे टॉपिक है और मैं इसमें टाइम वेस्ट करने लगा तो आपका पिछला टॉपिक सब छूट जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन का, और टाइम लिमिट के साथ बनाना है, क्योंकि 2 घंटे की वीडियो बना भी नहीं सकते, है कि नहीं। अगला देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या कहता है कि कॉमनली यूज टू फॉर मोल फ्रैक्शन इज एक्स एंड सब्सक्रिप्ट यूज एज अ राइट हैंड साइड, एक्स डिनोट द कंपोनेंट, ठीक है ना। जैसे एक्स से डिनोट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, ये सॉरी मोल फ्रैक्शन को, ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को ले लिए उसका मोल हो गया, डिवाइडेड बाय सब कंपोनेंट का मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए आपको CO2 का मोल फ्रैक्शन देखना है कार्बन का, तो मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ कार्बन प्लस मोल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों लेंगे नीचे में, ठीक है। अच्छा ये क्या होता है, अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ मोल ए का है Na और बी का है Nb, तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, XA इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, और XB लिखना होता है क्या लिखेंगे, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, जहाँ पे N क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, आपका मोल अब क्या है, मोल है वो, ठीक है। अच्छा जैसे देखिए एक और बात, किसी की XA हो गया आपका Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, तो XB क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। अब देखिए तो LCM कॉमन रहेगा तो ये दोनों जुट जाएगा, तो ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। इसलिए x का जो सम होता है, समेशन सिग्मा x i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता है 1, बात समझे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 करते करते कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका एलसीएम हो जाएगा वो सेम हो जाएगा, बाकी सब टर्म ऊपर का जुट जाएगा, ऊपर का भी सेम नीचे का भी सेम, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि वेपर प्रेशर, इसको रिलेट करने के लिए मोल फ्रैक्शन काफ़ी इस्तेमाल में आता है। कैसे आता है आप देखेंगे जब रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोलैरिटी, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्त या फिर क्वेश्चन जो है वो सब एक अलग वीडियो में करवा दिया जाएगा, पहले थ्योरी पोर्शन, एक आपका सॉल्यूशन आएगा अलग सा पोर्शन, ठीक है। चलिए मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में, दैट इज मोलैरिटी। और मोलैरिटी होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको बोलते हैं हम लोग मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहता है, उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, क्या बोलता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। जैसे मोलैलिटी बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये बोलता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, कौन, मोलैलिटी, बात समझ गए। चलिए अगला आता है, कुछ कुछ बातें क्या है देखिएगा कि मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए ये सब जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके टर्म में वॉल्यूम आता ही नहीं है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी में क्या आता है, वॉल्यूम आता है नीचे, तो मोलैलिटी जो है आपका क्या करता है, इसमें टर्म आपको डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और नॉर्मलिटी भी, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक 2.1 और 2.2 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ जंप टू 2.3 दैट इज सॉल्युबिलिटी। देखिए क्या कहता है, देखिए ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन वीडियो है, 1 शॉट वीडियो है, तो इसमें पूरा डीपली तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक नॉलेज जो जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का कुछ भी ना छोड़ूं, ऐसा मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए सॉल्युबिलिटी देखिए क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है ना, कितना सॉल्वेंट में, है कि नहीं।
सॉल्बिलिटी क्या होता है सब्सटेंस का, मैक्सिमम होता है कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट, कितना सॉल्वेंट में कितना ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, है कि नहीं। वो डिपेंड करता है आपका सॉल्यूट के नेचर पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। मतलब जैसे आप जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, अनलाइक डालिएगा तो डिजॉल्व नहीं करेगा, सॉल्बिलिटी कैसे बढ़ेगा, है कि नहीं। तो सॉल्बिलिटी वो क्षमता है जो बताता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट इसमें एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है किसी सॉल्वेंट में घुल सकता है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। बात समझ गए। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। क्या पढ़ते हैं, सॉलिड इन ए लिक्विड की बात करें तो देखिए, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। जैसे देखिए, हर जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड हो गया, शुगर हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासिन जो है वो नहीं होता है, लेकिन वहीं जो है नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो है बेंजीन में आराम से डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड और वाटर नहीं होता है, सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं होता है। बात समझे। देखिए, वाटर में आपका हर सॉलिड जो है क्या है, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है वाटर में आराम से घुल जाता है, लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासिन नहीं घुलता है। उसी तरह नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो है बेंजीन के सोल्यूशन में घुल जाता है, लेकिन आपका सोडियम क्लोराइड और शुगर जो है बेंजीन के सोल्यूशन में नहीं घुलता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट खोजता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट खोजता है। पोलर मतलब जिसमें चार्ज हो, ठीक है। आगे देखिए, मतलब हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक को क्या करता है, डिजॉल्व करता है। तो अगर अनलाइक होगा तो वो डिजॉल्व नहीं करेगा, सॉल्बिलिटी घट जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है कि व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, जब एक सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, सम सॉल्यूट डिजॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसी तरह का सॉलिड का सेपरेट हो जाना उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फिर आगे टर्म आता है कि स्टेज रीच, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब दो प्रोसेस अकर एट अ सेम रेट, जैसे कि अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग आउट ऑफ द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच। बात समझे। मतलब एक ऐसा कंडीशन आता है जब सॉलिड पार्टिकल इतना इंटर हो रहा है सोल्यूशन में, उतना ही क्या हो रहा है, इक्वल टू सॉलिड पार्टिकल सेपरेटिंग आउट, उतना ही बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब अब वो नहीं घुलेगा। जैसे आप चीनी डाल रहे हैं, वो घुल नहीं रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब क्या है, अब वो इंटर नहीं ले रहा है, तो उसमें क्या आ गया, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब उस टेम्परेचर प्रेशर पे अब तो वो चीनी को नहीं घुलाएगा, मतलब उसका मैक्सिमम सॉलिबिलिटी वहाँ पे आ गया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलिए, इसके बाद क्या है कि हम लोग उसमें टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज करके कुछ ना कुछ तो हेरा फेरी कर देते हैं। जैसे क्या करते हैं, देखिए, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर ऐसा टेम्परेचर प्रेशर आ गया जिसके बाद उसमें कोई सॉल्यूट जो है एक्स्ट्रा अमाउंट में नहीं इसमें डिजॉल्व हो पाएगा, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड का बोलते हैं जब हम लोग टेम्परेचर का चेंज करके उसमें कुछ और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। बात समझे। अनसैचुरेटेड क्या है कि वन ऑफ विच मोर सॉलिड कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। मतलब मान लीजिए टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, ठीक है ना, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे तो हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। पहले बात समझिए, जैसे आपका सॉल्यूशन हो गया, सॉल्बिलिटी उसका एक फेज होगा, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो घुल जाएगा पूरा, उसका सैचुरेशन आ जाएगा जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब। अच्छा, उतना ही टेम्परेचर पे अगर और घुला ले, अगर उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड, मतलब अभी उसका पेट भरा नहीं है और चीनी को घुला लेगा वो, ठीक है। लेकिन ऐसा समय आए कि जब न घुला रहा हो, हमने क्या करा ना, उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से कुछ जो है सॉलिड डिजॉल्व हो गया, कुछ आपका सॉलिड डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होने के बाद क्या किया, टेम्परेचर घटा करके फिर नॉर्मल पे लिया। जैसे मान लीजिए 18 डिग्री पे कुछ गर्म कर रहे थे आप, ठीक है ना, उसमें आप चीनी डाले, नहीं घुला, 36 डिग्री टेम्परेचर कर दिए तो चीनी जो है 2 ग्राम और एक्स्ट्रा घुल गया। अब क्या किए, 36 से फिर 18 पे ले आइएगा तो चीनी तो बाहर निकल नहीं जाएगा, घुला के घुला रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेशन से भी आप ऊपर तक उसमें डिजॉल्व करवा दिए विद हेल्प ऑफ अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर। बात समझ गए, कोई दिक्कत। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो कंट्रोल द फिनोमिना। बात समझ गए। बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए क्या कहता है, एक होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्या कहता है देखिएगा कि इफ़ अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो सैचुरेशन के करीब है, द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज इंडोधर्मिक। अब क्या है, डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, इंडोधर्मिक है, मतलब उसमें अब हीट दीजिएगा तभी वो सैचुरेशन से आगे बढ़ पाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी तभी बढ़ेगा जब आप उसमें क्या करिएगा, हीट दीजिएगा। एंड इफ इट इज एक्सोधर्मिक द सॉल्युबिलिटी वुड डिक्रीज, अगर वो हीट रिलीज कर लीजिएगा, निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। एंड डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, जब हीट दीजिएगा, और डेल्टा एच नेगेटिव कब होगा, जब हीट रिलीज होगा। समझ ना, जब उस सिचुएशन के करीब है तो उसको आप हीट दीजिएगा तभी तो वो
सुपर सैचुरेटेड बनेगा, और हीट आप निकाल लीजिएगा तो सॉल्विटी अटेंड भी नहीं कर पाएगा, सैचुरेशन अटेंड भी नहीं कर पाएगा। बात समझ गए। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो है खासा रोल नहीं है सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड का, समझ रहे ना। प्रेशर का खासा रोल नहीं है सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड में सॉलिड का घुलने में प्रेशर का उतना खासा कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपका जो लिक्विड और सॉलिड होता है वो हाईली इनकम्प्रेसेबल होता है, ठीक ना। उसको आप प्रेशर से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आता है आपका सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। क्या आता है? सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मेनी गैस डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारे गैस जो है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट। ऑक्सीजन जो है पानी में बहुत कम घुलता है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड जो है आपका HCl वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है ना। तो सॉल्बिलिटी ऑफ जो गैस होता है लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो आपका जो सॉल्बिलिटी है गैस का कि पानी में घुलना गैस का या किसी लिक्विड में गैस का घुलना, वो हाईली अफेक्ट होता है प्रेशर से और टेम्परेचर से, ठीक है ना। द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, ठीक है ना। देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम, मतलब जितना गैस पार्टिकल अंदर जा रहा है उतना ही गैस पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब उस समय क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब जो है एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने पर ही कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम। जैसे देखिएगा यहाँ पे पहले यहाँ पे W1 फोर्स लग रहा था, अब यहाँ पे वेट को बढ़ा दिया गया यहाँ पे, तो फोर्स बढ़ने लगेगा। तो जो गैस पार्टिकल था पहले से यहाँ पे वो क्या होगा, दबना शुरू हो गया, और दबना शुरू हो जाएगा तो इसे मान लीजिए आपका सर पकड़े कोई दबाएगा नीचे, तो आप क्या चाहिएगा, डुबुक से नीचे चल जाना। तो गैस का अगर डुबुक से नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड आपका लिक्विड में वो डिजॉल्व हो जाएगा। लिक्विड का पार्टिकल इंक्रीज करने लगेगा, लिक्विड में आपका गैस का पार्टिकल इंक्रीज करने लगेगा, समझ गया ना। कोई भी चाहता है उसका प्रेशर कम हो जाए, तो प्रेशर कम होने के लिए क्या करेगा, वो डूब जाएगा अंदर, पानी में डूब जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूब जाएगा, समझे कि नहीं। तो देखिए जब आप वॉल्यूम प्रेशर को आप इंक्रीज करते हैं उसके जो गैस है उसके ऊपर, तो क्या चाहता है कि प्रेशर को कम करना है। आप भी अपना चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर कम रहे, तो क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। कम वॉल्यूम में ज़्यादा गैस का पार्टिकल जब आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन एंड रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग सरफेस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन सरफेस है, आपका लिक्विड सरफेस है, अब गैस का पार्टिकल यहाँ बढ़ जाएगा तो इस पर जो टकराने का स्थिति है ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी घट गया, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इसका नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा हो गया, और क्या कर रहा है ये ऊपर स्ट्राइकिंग भी ज़्यादा कर रहा है। तो क्या करेगा ये, पानी को बोलेगा, पानी से मतलब प्रेशर से बचने के लिए चुपुक से नीचे चला जाएगा पानी के अंदर, और क्या हो जाएगा, गैस वहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। आगे चले समझ से चलिएगा। जो भी टॉपिक आपको लगे कि जो मैं थोड़ा आगे बढ़ा दिया हूँ या फास्ट बोल दिया हूँ, प्लीज़ उसको आप अपने नॉर्मल स्पीड पे देखिए, पीछे करके देख सकते हैं। ज़्यादा मेरा वीडियो देखने में आपको ज़्यादा MB खर्चा होने वाला है नहीं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आपका 100 MB खर्चा होगा एक पूरा वीडियो देखने में, दैट इज़ नॉट इनफ, है कि नहीं। देखिए द सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम रीच्ड। देखिए गैस तब तक सॉल्बिलिटी करते रहेगा जब तक वो एक नया इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए, एंड इन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन एंड दस द सॉल्बिलिटी इंक्रीज। क्योंकि हम लोग प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं तो गैस पार्टिकल क्या चाहेगा, अपने प्रेशर को कम करना। प्रेशर कम करने के लिए वो लिक्विड के अंदर घुस जाएगा। जैसे कि देखिए इसी तरीके से आपको कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 वहाँ पे प्रेशराइज करके रखा जाता है। जैसे आप ढक्कन खोलते हैं हवा निकलता है पुचुक से, पूरा कोल्ड ड्रिंक बाहर, है कि नहीं। तो इसका जो भी था, इसका जो भी इसके बारे में ऑब्जर्वेशन था, तो हेनरी जो थे फर्स्ट जो थे इसके क्वांटिटेटिव रिलेशन बताने लगे, जो था प्रेशर और सॉल्बिलिटी का, इसका नाम दिया गया था हेनरी लॉ। और क्या बोले थे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, द सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के सरफेस ऊपर गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, सॉल्बिलिटी। मतलब सॉल्बिलिटी बढ़ेगा कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बढ़ेगा तब, ठीक है। अच्छा उसी के साथ एक डाल्टन साहब अपना काम कर रहे थे, उनका कहना था क्या कि सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज अ फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। वो भी बात बोले कि क्या फंक्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस का, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन जो है पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा सॉल्बिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बात समझे कि नहीं। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपको सॉल्बिलिटी का, तो मोल फ्रैक्शन भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक अच्छा सा क्या निकला स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यहाँ से देखिए मान लीजिए कि बोला गया सॉल्बिलिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर पे, और पार्शियल प्रेशर डिपेंड कर रहा है आप उसके मोल फ्रैक्शन पे। जिसे गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उससे सॉल्बिलिटी डिफाइन हो रहा है, और उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है उससे डिफाइन हो रहा है आपका उसका पार्शियल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू
यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, दैट इज आपका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका मोल फ्रैक्शन। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो आएगा KH, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। क्या है आपका? हेनरी कांस्टेंट है। आप ग्राफ बना के देखिएगा जब, तो वो कैसा दिखेगा? वो लीनियर ग्राफ दिखेगा, यानी डिफरेंट गैस का जो होगा KH का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट गैस का वैल्यू KH का अलग अलग है। अगर KH बढ़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, यानी लिक्विड में उस गैस के घुलने का सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगा। यानी जिसका KH ज़्यादा वो कम सॉल्युबल होगा लिक्विड में। बात समझ गए? जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा वो कम सॉल्युबल होगा लिक्विड में। बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर घटाते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि टेम्परेचर घटाते हैं तो आपका क्या होता है? टेम्परेचर घटाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। यही कारण है कि जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं वो ठंडा पानी में रहना पसंद करते हैं, ना कि गर्म पानी में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा घुला हुआ है, उनको आराम से रहने में मदद मिलेगा। क्योंकि कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर कम है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगा पानी में। कोई दिक्कत समझ में आया? तो कुछ कुछ जो है हेनरी के जो है कुछ फिनोमेना है, एप्लीकेशन है, उसको देख लेते हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन कहता है सॉफ्ट ड्रिंक वाला, कि इंक्रीज करना होता है सॉल्युबिलिटी CO2 का सॉफ्ट ड्रिंक में, सोडा वाटर में, बोतल को सील करते हैं हाई प्रेशर पे। दूसरा क्या है? स्कूबा डाइवर वाला। देखिए वो हम लोग एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल रहा होता है, पानी के अंदर जाता है, पानी का एक अलग सा फोर्स, उसको बायोएंट फोर्स लग रहा होता है, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स्ट्रा हावी होता हुआ, क्योंकि आप डेप्थ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि उसका जो ब्लड कैपिलरी है वो मेडिकल कंडीशन शो करता है, इसका नाम है बेंड, ठीक है ना। यानी उसका नस फूलने लगता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है, काफ़ी डेंजरस होता है। उसे बचने के लिए, उसके आपका जो टॉक्सिक इफेक्ट है उससे बचने के लिए, जो हमारे जो भाई साहब हैं स्कूबा डाइवर, उनका जो टैंक होता है उसको फुल किया जाता है हीलियम से, जिसमें कि 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। उससे उसको डाइल्यूट करके तब उनके टैंक में फुल किया जाता है, ना कि सिर्फ ऑक्सीजन। बात समझ गए? अगला देखिए, एट हाई एल्टीट्यूड, जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं कभी कभी, तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? ऊपर जाके प्रेशर घट रहा है। प्रेशर घटेगा तो आपके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है कभी कभी, ठीक है। सुनते होंगे नाक से ब्लीडिंग होने लगा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको एनोक्सिया झेलना पड़ेगा। एनोक्सिया क्या होता है? इसमें कि आप याददाश्त खोने लगते हैं, ठीक है ना। उसको आपको कमजोरी होने लगता है, आप सोच नहीं पाते हैं साफ साफ, ठीक है ना। आपको दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है। ये सब समस्या क्या है आपका? ये ड्यू टू द प्रेशर का चेंज है। ये सब क्या है? प्रेशर का चेंज है। ये सब क्या एप्लीकेशन है? हेनरी लॉ का, ठीक है। और टेम्परेचर का चेंज तो आप देख ही लिए। टेम्परेचर का चेंज क्या है? कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। समझ गए? अगला देखिए डिजोल्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दस मस्ट फॉलो ली चैटले प्रिंसिपल। देखिए डिजोल्यूशन होने के लिए उसको ली चैटले प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डिजोल्यूशन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आप सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ से हीट निकलना चाहिए, और आप उसमें हीट देंगे, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और आप हीट दे रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात समझिए? कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर की बात करने वाले, ठीक है ना। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्म होता है जब सॉल्वेंट का हो लिक्विड हो। तो जनरली लिक्विड सॉल्वेंट क्या होता है? वोलेटाइल। मतलब क्या? वो जल्दी भाप बनने की कोशिश करेगा, ठीक है, वोलेटाइल होता है, ठीक है। द सोल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। जो सोल्यूट हो सकता है वो वोलेटाइल हो या ना हो, लेकिन जनरली जो होता है लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है वोलेटाइल होता है, मतलब वो भाप बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पहले बात करेंगे लिक्विड की, फिर लिक्विड सॉलिड की, ठीक है। लिक्विड की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड डिनोट टू कंपोनेंट 1 and 2। और बात करें तो कंपोनेंट वुड इवेपोरेट एंड इवेंचुअली एन इक्विलिब्रियम वुड बी डिस्टेब्लिश बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। वेपर फेज में और लिक्विड फेज में एक इक्विलिब्रियम अटेन होगा, जिसमें क्या होता है कि वेपर प्रेशर एट द स्टेज बी पी टोटल। अगर पी टोटल वेपर प्रेशर माने तो P1 और P2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज रिलेटेड टू टू कंपोनेंट ऑफ 1 and 2। वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। जो पार्शियल प्रेशर P1 P2 का होगा उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। उस पर कौन डिपेंड करता है? पी टोटल। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे रॉल्ट साहब, उन्होंने क्या बताया कि एक रिलेशनशिप दिया है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। इसके बीच में क्या बोला उन्होंने कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, जब सोल्यूशन क्या हो? वोलेटाइल लिक्विड का हो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सोल्यूशन।
जो मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कंपोनेंट 1 की बात करें तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P01 X1। देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटा तो क्या आया, P01 आया। P01 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है ना। ये क्या है, P1 क्या है, टोटल प्रेशर, P0 क्या है, पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। P2 रहेगा तो P02 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। ये क्या हो जाएगा, P टोटल सेकेंड का। बात समझे कि नहीं। तो ऐसे क्या समझे हम लोग, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ साहब क्या बोले थे कि टोटल प्रेशर जो होता है सोल्यूशन के फेज पे वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जैसे होता है ना, जो भी पार्शियल प्रेशर सबका लग रहा है वो सबको डाल्टन साहब क्या बोले कि जो भी प्रेशर टोटल प्रेशर है वो ओवरऑल सब के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है। तो क्या बोले, P टोटल इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे करते चले गए। हमें पता है कि P1 क्या होता है X1 इंटू P0 नॉट और P2 क्या होता है X2 इंटू P0 टू। अब बताइए, आपको पता होगा कि X1 प्लस X2 जो होता है वो होता है 1 होता है। X1 क्या हो जाएगा 1 माइनस X2, और जैसे ही वैल्यू डालें हम लोग 1 माइनस X2, यहाँ पे क्या समझ में आया कि P टोटल जो लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं P टोटल इजिकल टू P01 प्लस P02 माइनस P01 इंटू X2। अब देख रहे हैं, अब पूरे प्रेशर को हम सिर्फ एक के मोल फ्रैक्शन से दिखा दिए, सिर्फ X2 लिए, X1 लिए ही नहीं है। बात समझे, यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी आप दिखा सकते हैं। फिर समझिए एक बात को, बात में क्या था कि हम लोग देखने गए कि अगर मेरे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो रोल्ट साहब कहने गए कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। उन्हें कहना था कि पार्शियल प्रेशर जो होगा हर कंपोनेंट का वो अपने मोल फ्रैक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो P0 लगाते हैं। P0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। मान लीजिए उसमें कुछ मिलावट नहीं था तो उसमें उसका जो प्योर जो था उसका जो प्रेशर होगा इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। बात समझ गए। P02 क्या था, प्योर सॉल्वेंट 2 का पार्शियल आपका जो उसका क्या था, वेपर प्रेशर था। प्योर कंपोनेंट 2 का क्या था, वेपर प्रेशर क्या था, P02। और P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है कि नहीं। बात समझ गए। चलिए दूसरा उन्होंने क्या बोला कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। देखिए दूसरे कंपोनेंट से लीनियरली वैली कर रहा है कि नहीं। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 1 एंड 2 टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 के क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 के इंक्रीज होने से। देखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ बढ़ रहा है, 0 से 1 पे चला गया तो यहाँ बढ़ रहा भी है, और 0 से 1 पे चला गया तो यहाँ पे घट रहा भी है। यानी कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज या इंक्रीज करता है। ठीक है, जहाँ X1 0 वहाँ P2 आपका ज़्यादा होगा, जहाँ X2 1 वहाँ P2 ज़्यादा होगा। समझ रहे ना। मेनली बात क्या हुआ समझिएगा, X1 जब 1 था मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर था वो था प्योर सॉल्वेंट था तो उसका प्रेशर था P01, और जो X2 था 1 तो इसका जो आपका प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर था वो P02। मतलब कौन ज़्यादा वोलेटाइल, X2 ज़्यादा वोलेटाइल, मतलब X2 ज़्यादा भाप निकाला है X1 के मुताबिक। बात समझे कि नहीं, है कि नहीं। मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ P टोटल इज P01 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज P2 नॉट। ठीक है ना। एज्यूमिंग कंपोनेंट 1 एंड 2 द P1 नॉट इज ग्रेटर देन आपका P01 क्या है, लेस देन P02। मतलब क्या हुआ कि आपका जो है आप X2 जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है अकॉर्डिंग टू X1। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है एक बार फिर से बोल दीजिएगा, बोल के दीजिएगा। दिक्कत होगा तो वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो डाउनलोडेड फॉर्म में है ही, आप वापस से रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास में ये अंतर होता है कि आप वापस से समझ सकते हैं बातों को, है कि नहीं। तो हम लोग जो है मेनली जो है यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अगला देखिए क्या है, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे वेपर प्रेशर किसका, लिक्विड का। अगर हम लोग बात करेंगे वेपर फेज, आप लोग क्या बात करेंगे, हम लोग गैसेस की बात करेंगे। ठीक है ना। वेपर प्रेशर फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज। अगर हम लोग लिक्विड फेज की बात कर रहे थे तो लिक्विड फेज के लिए क्या लिखे थे, X1 X2। अगर वेपर फेज की बात करेंगे तो Y1 Y2 बोलेंगे। ठीक है ना। तो P1 क्या होता है, Y1 इंटू P टोटल, और P2 क्या हो जाएगा, Y2 इंटू P टोटल। समझ रहे ना। ये था डाल्टन का था पार्शियल प्रेशर फॉर वेपर फेज। कोई दिक्कत। चले अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि वेपर फेज विल बी ऑलवेज रीच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। इक्विलिब्रियम पे होता है कि वेपर फेज उसी तरह रीच करता है जिसका कंपोनेंट का जो है जो ज़्यादा वोलेटाइल है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है
रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ क्या कहता है, जैसे देखिएगा, रॉल्स लॉ बोला था कि पी टोटल जो होता है आपका, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, होता है प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, डाल्टन साहब, आपका जो हेनरी साहब थे, वो बोले थे कि पी जो होता है, पार्शियल प्रेशर जो होता है, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक्स कॉमन, पी कॉमन। तो अगर जो है पार्शियल यानी प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो केज के बराबर कर दिया जाए, तो रॉल्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बात समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिक्विड इन लिक्विड के लिए क्या आया था? रॉल्स लॉ। ठीक है, वो बता के चला गया कि जो टोटल कंपोनेंट का पी टोटल होगा वो P01x1 प्लस P02x2 प्लस P03x3 ऐसे के बराबर होगा। लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड डालना है। अब देखिए, प्योर सॉल्वेंट रहेगा तो प्योर सॉल्वेंट का पार्टिकल यहाँ पर रहेगा तो पूरा के पूरा वही उड़ेगा। लेकिन कोई आप सॉलिड अलग अलग डाल दिए तो पता नहीं कि यहाँ के नीचे के पानी को भाप बनने देगी नहीं देगा, ऊपर का कुछ जगह छेक लेगा वो, है कि नहीं, ऊपर कुछ जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो देखिए, लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर वेपराइज and under equilibrium condition the pressure exerted by the vapor of liquid over the liquid is called vapor phase। समझ रहे ना? जो आपका लिक्विड वेपर है उसका जो प्रेशर लग रहा है लिक्विड के सरफेस पे, उसको बोलते हैं हम लोग वेपर फेज या फिर वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? जैसे इक्विलिब्रियम पे जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखिए, इन अ प्योर लिक्विड द इंटायर सर्फेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो पूरा सरफेस क्या होता है? लिक्विड के, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल से भरा होता है। लेकिन अगर कोई हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, तो उससे अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा समझिएगा। दिस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो का प्योर सॉल्वेंट था उससे कम वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर बनेगा किसका? जो इसमें आप कुछ डाल दिए तब। जैसे खाली पानी को गर्म कीजिए, कितना भाप बनेगा, उसमें चावल डाल दीजिए, ठीक है, या फिर कुछ और अलग चीज़ डाल दीजिए, क्या करेगा? उस जगह को छेक लेगा, यहाँ से भाप बनने नहीं देगा, तो भाप क्या हो जाएगा? क्वांटिटी से घट जाएगा, यहाँ भाप ज़्यादा बनेगा, है कि नहीं? भाप ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगा, इक्विलिब्रियम भी जल्दी अटेन होगा। बात समझ गए कि नहीं? अब देखिए, इन द सॉल्यूशन द सरफेस हैज बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को जो जगह छेकना था वो घट जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूट आके, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आके बैठ गया है, ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंटली बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एस्केपिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग रिड्यूस। अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो एस्केप कर रहा था सरफेस पे, भाग जा रहा था लिक्विड वेपर बन के, वो तो अब घट जाएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। आप कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना घट जाएगा। जैसे कम डाले होंगे तो वेपर में थोड़ा सा हल्का सा फर्क होगा, और पूरा ज़्यादा मिला दिए हैं, पूरा उसको कंसनट्रेट कर दिए हैं, तो बहुत कम वेपर बनेगा, है कि नहीं। तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना डालें आप, ठीक है। अब देखिए, रॉल्स लॉ का जनरल स्टेटमेंट क्या कहता था कि फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि P इज इक्वल टू P01x1, ठीक है। लेकिन जब बात करें हम लोग बाइनरी सोल्यूशन का, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। अब जो है हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वेपर निकालने में, सॉल्यूट का तो कोई रोल है नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट x1 बी एंड स्मॉल फ्रैक्शन P01 बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। तो P1 क्या हो जाएगा? P01x1। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P01। और ग्राफ प्लॉट करिएगा तो क्या आएगा? कि लीनियर ग्राफ आपको दिखेगा। जब मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर की करिएगा तब y इक्वल टू mx का ग्राफ दिखेगा। यहाँ तक बात क्लियर है, यानी कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे देखिए, यहाँ पे प्योर लिक्विड था तो कितना ज़्यादा भाप बन रहा था, और कुछ आप ऐड कर दिए तो भाप बनना कम हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कि इसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। आगे चल के पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिलहाल उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, द सोल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन, सॉरी। देखिए, रॉल्स लॉ को जो पूरे इंटायर रेंज में फॉलो करे उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सोल्यूशन, जिसमें कि उसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा H 0 हो जाए और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 रहे।
मतलब ना कुछ ऐड हो ना हीट में कोई चेंज हो, वो क्या होता है आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स नो हीट इज ऑब्जर्व और इवॉल्व व्हेन कंपोनेंट आर मिक्स्ड। ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट। दो वॉल्यूम जितना कंपोनेंट लिए उसका जो वॉल्यूम है उसके बराबर रहे सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन जनरली ये लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इन अ प्योर कंपोनेंट द, देखिए मेन बात इसमें होता है आइडियल सॉल्यूशन कहते किसको समझिए पहले। जैसे आपका और आपकी बहन का रिश्ता, ठीक है, आपकी बहन से रिश्ता, बात समझ रहे ना, एक मिनट समझिएगा यहाँ पे, आपका आपसे रिश्ता, आपकी बहन का आपकी बहन से रिश्ता, और आपसे और आपकी बहन, जैसे ये आप है या भी आप है, आपसे आपका रिश्ता, आपकी बहन के आपकी बहन से रिश्ता, और आपसे आपकी बहन के रिश्ता में क्या है, देखिए अगर इसे समझिएगा, पेरेंट समझ रहे हैं ना, पेरेंट मान लीजिए क्या कहते हैं, पेरेंट रहते हैं अगर, ठीक है ना, उनका अगर आपका पकड़ मजबूत है, मजबूत पकड़ है, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बदमाशी नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर पकड़ कमज़ोर है तो आप लोग क्या कीजिएगा, खूब धूम धड़ामा कीजिएगा। तो हम लोग मेनली इसमें इंटरेक्शन की बात करेंगे। इसमें क्या देखिएगा, इन प्योर कंपोनेंट की बात करें, जैसे देखिए ए और बी मान लीजिए आपका पेरेंट का कंट्रोल है आपके साथ, ठीक है, और कमज़ोर रहेगा, ठीक है, कमज़ोर बॉन्ड रहेगा, तो जल्दी भाप बनना शुरू करेगा, जल्दी भागेगा ये चीज़, है कि नहीं। यानी ए बी का इंट्रेक्शन मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का इंट्रेक्शन कम रहेगा, तो ज़्यादा वेपर फेज बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा, है कि नहीं। और आपका आपके इंट्रेक्शन और आपके पापा का और आपके पापा से इंट्रेक्शन अगर जो है ये वाला जो इंट्रेक्शन है ये अगर ज़्यादा रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेल डिपेंड किस पे करता है, आपका ए और बी के इंट्रेक्शन पे। आपका और आपके परिवार से इंट्रेक्शन अच्छा है तो आपको कोई ले नहीं जा सकता उठा करके, है कि नहीं। और इंट्रेक्शन कमजोर है तो आप दोनों छिटक जाइएगा, है कि नहीं। तो देखिए इसमें देखना क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, मतलब ए और बी का, वो अगर इक्वल टू हो जाए ए बी के इंट्रैक्शन से, उसको बोलते हैं हम लोग आपका आइडियल सॉल्यूशन। यानी ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो बराबर हो ए का इंट्रैक्शन प्लस बी का इंट्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए एंड बी, दिस लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। मतलब आपका आपसे रिश्ता, आपके पापा का आपके पापा से रिश्ता, और आपका आपके पापा से रिश्ता अगर बराबर है सब, तो आप लोग आइडियल परिवार है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ऐसा जो है रियल में परिवार ही पॉसिबल नहीं है आइडियल, और ऐसे सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ एग्जांपल है, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन और बेंजीन और टॉलिन जो है, ये सब क्या है आपका आइडियल सोल्यूशन को बिहेव को शो करता है, उस तरह का आपको दिखाता है, इस तरह का आपको आइडियल बिहेवियर शो करता है। तो आइडियल होने के लिए रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, डेल्टा एच 0 होना चाहिए, डेल्टा वी 0 होना चाहिए, और आपका डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, मतलब इंट्रॉपी ग्रेटर देन 0, और आपका जो होता है आपका डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0, मतलब साइमल्टेनियसली होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन की, मतलब जो आइडियल नहीं है, मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब या तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा उसके उसके ओरिजिनल वैल्यू से। ठीक है, इफ़ इट इज़ हाइयर उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिविएशन, अगर वो लोअर है उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव डिविएशन। ठीक है, अब देखिए ये डिविएशन क्यों होता है समझिएगा, अभी बता रहा था मैं, जैसे आपका और आपके पापा का रिश्ता अच्छा है, आपका पापा और आपके अच्छा रिश्ता है, तो कोई इसमें आग लगा नहीं सकता, आग नहीं लगा तो आप दोनों का वेपर कम बनेगा, तो आप लोग 3 वेपर बढ़ा गए। लेकिन अगर किसी बालक का बाप से अपने पिता से रिश्ता अच्छा नहीं है, उन लोग को भड़काना ज़्यादा आसान है, तो उनमें आग जल्दी लगेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव डिविएशन, मतलब भाप बनना घट गया। इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिविएशन, मतलब भाप ज़्यादा बन रहा है। बात समझ गए। ए यहाँ पे क्या है सॉल्यूट, बी क्या है सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्यूट, बी क्या है सॉल्वेंट, ए और ए क्या है सॉलिड सॉल्यूट, बी और बी क्या है सॉल्वेंट सॉल्वेंट। बात समझे। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ए एंड बी इंटरेक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए एंड बी। In this case, the intermolecular attractive force between solute and solvent molecule are weaker than those between the solute and solvent. This means such solution molecule of A and B will find it easier to escape than pure state. Pure state से ज़्यादा जल्दी वो भागना चाहेगा, भागेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। दिस विल इंक्रीज द वेपर इंक्रीज करेगा, और वेपर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ गए। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आपका इथेनॉल एसीटोन और आपका कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। ठीक है, ये सब क्या है आपका पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये आपका जो पार्शियल प्रेशर ये था, उससे ये इतना ज़्यादा हो गया, ये P1 से PO जितना ज़्यादा हो गया, तो जो आपका ओवरऑल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो भी क्या होगा, इससे बढ़ जाएगा, वेपर फेज क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ गए। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन, मतलब ए और बी का इंट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर रहा होगा, इसलिए भाप ज़्यादा बना तो क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू, ए का जो अपना वैल्यू था वो भी बढ़ गया, बी का अपना वैल्यू था वो भी बढ़ गया,
और जो आपका टोटल वेपर प्रेशर था वही बढ़ गया अपने प्योर फॉर्म से। ठीक है, इसका दो एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, इसका एग्जांपल है। अब कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है। ठीक है, ये सब समझेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन की बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन जो है ए और बी का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कोई तोड़ के नहीं ले जा पाएगा। और ए और बी का इंटरेक्शन का होता है वीकर होता है। इसमें क्या होता है कि वेपर कम निकलता है तो वेपर प्रेशर घट जाता है और रिजल्ट क्या आता है, निगेटिव डेविएशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू था प्योर से उससे घट जाता है और घट गया और घट गया तो टोटल प्रेशर भी घट जाएगा। इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एलीन और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये सब क्या आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एजियोट्रॉप्स। वो क्या होता है समझिएगा, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फ्रॉम फॉर्म एजियोट्रॉप। कुछ जो है लिक्विड मिक्सिंग होने पे एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। वो क्या होता है, विच आर बाइनरी मिक्सचर। वो क्या है, बाइनरी मिक्सचर है, हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। जो कॉम्पोजिशन का लिक्विड फेज में है वही कॉम्पोजिशन उनका वेपर फेज में होगा। इस तरह को बोलते हैं हम लोग। एंड बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉप्स। जिनका लिक्विड में कंपोजिशन वेपर में कंपोजिशन सेम रहे और बॉयल होते हैं एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉप्स। इन सच अ केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट लिक्विड एंड, मतलब जो आपका कंपोनेंट होगा उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखिए, जो सॉल्यूशन आपका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है, और जो सॉल्यूशन आपका स्मॉल यानी कि निगेटिव डेविएशन शो करता है वो आपका बनता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, ये सब आप देखिएगा, बस समझ गए। चलिए फॉर एग्जांपल की बात करें, इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो है आपका क्या होता है, इथेनॉल वाटर मिक्सचर क्या करता है आपका, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, और आपका जो है नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है आपका आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, ये शो करता है। बस समझ गए, ये होता है। अब लास्ट टॉपिक जो आपका पढ़ना है, लास्ट नहीं, लास्ट सेकेंड लास्ट आपका जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेज। यहाँ तक बातें क्लियर हैं, यहाँ तक क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो को रोक करके पॉज करें, पीछे जाएं, देखें वीडियो को, फिर आगे बढ़ें और समझते चलें। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। देखिए, बहुत सारे मेनी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद द डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन के फिनोमेना है जो कि डिक्रीज हो जाते हैं वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से कनेक्टेड है, जैसे कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर के घटने से इसको इफेक्ट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखिए ऑल दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। आप सॉल्यूट पार्टिकल डाल रहे हैं, वो कितना डाल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है ये चारों प्रॉपर्टी, ना कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सच प्रॉपर्टी आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। को मतलब होता है टुगेदर और लिगेरे मतलब होता है बाइंड, यानी कि टू बाइंड, इसका मेन मकसद है। ठीक है, चलिए आपको वही बताया था मैंने, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो लिक्विड का जो प्रेशर है वो घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब कि कितना से घट गया। आप हमें बताइए, जैसे आपको बोले कि आपका मार्क्स कितना से घट गया, तब बोलिएगा मेरा मार्क्स x था, आता था 20, तो इतना से घट गया। बस समझ गया कि ना। तो इसको निकालने के क्या करते हैं, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि राउट्स एस्टैब्लिश दैट कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आइडेंटिटी। क्या है सॉल्यूट से मतलब नहीं है, वो कितना है इससे मतलब है। ठीक है, तो P1 इजिकल टू P01 XI। P1 को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा, हमको निकालना है चेंज कितना आया। देखिए पहले था आपका P0Y, P01 था, उसमें से अपना अभी जो कैलकुलेट किया था P1, तो क्या है आपका डेल्टा P1, मतलब इतना चेंज आया था। अच्छा, इसको कॉमन लेके 1 माइनस एक्सा यहाँ पे लिख सकते हैं ना, और 1 माइनस एक्सा क्या होता है, x2 होता है। यानी आप चेंज इन P1 लिख सकते हैं एक ही के साथ, यानी कि P01 x2 से के साथ, समझ लो ना, ये 1 ले रहे हैं तो इसका आप 2 लीजिएगा। ठीक है, तो आपका चेंज इन पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको निकालना रिलेटिव लोअरिंग, तो बोले हैं आपको कि जब भी आप लोडिंग की बात करेंगे तो डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P01, कितना था प्योर में और कितना चेंज आ गया तेरे पढ़ने के स्टाइल में, है कि नहीं। तो ये सब क्या है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसे इक्वल टू में लिखेंगे P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। पहले इतना था, इतना बन गया, कितना घट गया, और इतना, ये बराबर किसके है, x2 के, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कोई दिक्कत,
बात समझ में आया? ये था आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए इसको आप मोल के टर्म में डिनोट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जैसे देखिएगा, P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01, लिखे थे यहाँ पे x2। x2 याद है क्या बोले थे कि मोल ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाई मोल ऑफ फर्स्ट प्लस मोल ऑफ सेकेंड, दैट इज x2। तो आप इस तरह से आपको डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको मोल दिया हो तो आप इस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। फिर आप चाहिएगा तो मोल को वेट W2 बाई M2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका कैसा है उस पर। ठीक है, ये बातें समझ में आई। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। वो कैसे होगा? देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर ज़्यादा निकलेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब जो होता है आपका बॉयल करना शुरू होता है लिक्विड। ठीक है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आप जानते हैं कि अगर वेपर प्रेशर क्या होता है, घटने लगता है और हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल रेदर देन इट्स नेचर। अब उसका जो नेचर है उससे कोई फर्क नहीं, जैसे कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में भी उसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप कितना सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल का डाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो प्योर सॉल्वेंट था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो यहाँ आ रहा था। अब जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आ रहा है, मतलब 0.13 से बढ़ गया है। तो पहले था T0B, अब हो गया TB, तो चेंज कितना है? डेल्टा TB। तो चेंज है कितना है? T0B माइनस TB, यानी पहले जो आपका टेम्परेचर पर जो बॉयल होता था वो टेम्परेचर माइनस जो अब हो रहा है उस पर। ठीक है, वो आपका चेंज हो गया। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कुछ समय बाद पता चला कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, उसका जो डेल्टा TB होता है दोस्त, वो डिपेंड करता है मोलालिटी पे। किस पर डिपेंड करता है? मोलालिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से सोल्यूशन समझ में आया सबको कि अगर हम लोग यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को तो आएगा KB इंटू M, और KB का 3 नाम, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। फिर समझिएगा, देखिए आप अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले मान लीजिए सिर्फ पानी को गर्म करना था तो 100 पे गर्म हो जा रहा था। अब चावल के साथ गर्म करना है तो हो सकता है कि उसका 101 हो जाए, 102 डिग्री हो जाए, कुछ तो चेंज आएगा ना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का शिफ्ट होना, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वो क्या था? डेल्टा TB जो चेंज था किसके बराबर था? T0B। अरे गलती पर आ रहे हैं, बताइए ना। देखिए जैसे देखिए पहले टेम्परेचर कितना था? T0B माइनस TB। सर आप ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप क्यों ऐसा लिख रहे हैं? आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि सर TB माइनस T0B होगा? ऐसा क्या लिख रहे हैं? देखिए आपका जो टेम्परेचर अब आया है वो ज़्यादा ना है जी, तो आप T0B माइनस TB लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। आप कैसे लिखिएगा? TB माइनस T0। ये जो मैं बता रहा था मुझे गलती से बता गया, क्योंकि मुझे लगा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर आपका आप फ्रीजिंग पॉइंट वाला सोल्यूशन है। ठीक है ना, इसलिए गलती से निकल गया। ठीक है ना, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, बर्दाश्त कीजिएगा। जो आपका चेंज आएगा डेल्टा TB का जो चेंज आएगा वो किसके बराबर आएगा? जो आपका फाइनल टेम्परेचर अभी आया 100 और जो इनिशियल टेम्परेचर बॉयल होता था वो TB माइनस T0B। यहाँ से पता चला डेल्टा TB जो है मोलिटी के बराबर है। हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो निकला KB का 3 नाम, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है। ठीक है ना, वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको M पता है, मोलिटी पता है। क्या होता है मोलिटी? क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट इन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है ना, यहाँ से डाल दीजिएगा। तो मतलब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2, ये सब फालतू बातें हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन से बातें समझ में आएगी। ठीक है, अगला टर्म आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, यानी द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू डेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर फेज या फिर वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज इक्वल टू सॉलिड फेज। जब वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का बराबर होता है उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे उसमें हो रहा था कि जो गैस आपका जो वेपर प्रेशर है वो वेपर का
और लिक्विड का जो बराबर हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का बराबर हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। और सोल्यूशन विल फ्रीज, सोल्यूशन तभी फ्रीज होगा व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड इन सॉल्वेंट। आपको जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर बराबर हो जाए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से, तभी जाके वो फ्रीज हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, when a non-volatile solid is added to the solvent, its vapor pressure decreases and now it would become equal to that of solid solvent at lower temperature. Thus, the freezing point of the solvent decreases. तो solvent का जो freezing point वो घटेगा क्योंकि आप non volatile ऐड किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो चेंजेज आएगी, मान लीजिए कि पहले आपका टी नॉट एफ पे फ्रीज होता था, अब क्या होगा टी एफ पे फ्रीज होगा। तो अब जो चेंज आएगा क्या आएगा, डेल्टा टी नॉट एफ, आपको जो डेल्टा टी एफ आएगा क्या आएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि जो अपर लिमिट होता है पहले डालते हैं, लोअर लिमिट बाद में डालते हैं। बात समझ गए। फिर वहाँ से एक और रिलेशन समझ में आया कि जो डेल्टा टी एफ है, जैसे डेल्टा टी भी एम के साथ रिलेशन में था, उसी तरह डेल्टा टी एफ भी एम के साथ यानी मोलैलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहाँ से आप हटाइएगा प्रोपोर्शनलिटी का साइन, वहाँ पे आएगा के एफ का अलग नाम है, उसका नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और आता है आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। समझ गए। वहाँ से आप लिख दीजिएगा डेल्टा टी एफ इजिकल टू के बी इंटू एम, के एफ इंटू एम। समझ रहे ना, गलती नहीं कीजिए यार, मैं तो जानबूझ के गलती कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम, नॉट के बी इंटू एम। अब जो है बच्चा को दिक्कत होगा, सर के बी के एफ क्या लगा रखे हैं। देखिए के एफ का फॉर्मूला होता है आर इंटू एम वन इंटू डेल्टा इंटू टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। और के बी में क्या हो जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, डेल्टा टी एफ के जगह पे डेल्टा टी बी हो जाएगा। और फ्यूजन नहीं होता है, जब हीट देता है तो वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पे आर है आपका गैस कांस्टेंट, एम क्या है आपका मोलर मास है सॉल्वेंट का, टी एफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, टी बी क्या है बॉइलिंग पॉइंट, और आपका टेम्परेचर क्या लेना है केल्विन में लेना है। डेल्टा एच फ्यूजन है, डेल्टा एच आपका वेपोराइजेशन है एक, ठीक है। ये सब था डेल्टा आपका के एफ और के बी निकालने का फॉर्मूला, आर इंटू एम वन इंटू डेल्टा टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एच वेपोरेशन या एच फ्यूजन, और के बी का रहेगा तो आर इंटू एम इंटू डेल्टा टी बी का स्क्वायर डिवाइड में 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। समझ गए। यहाँ से के बी और के एफ निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आपका ऑस्मोसिस। लास्ट टॉपिक नहीं है आपका, ठीक है ना, लास्ट के करीब हम लोग हैं। इसमें क्या है देखिए कि रॉ मैंगो श्रिवेल व्हेन पिक्ड इन अ ब्राइन सॉल्यूशन। जब हम लोग साल्ट वाटर में डालते हैं तो कच्चा आम जो है सूख जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। आपका जो फ्लावर आप तोड़ लेते हैं कच्चा बिना खिला हुआ, उसको आप पानी में डालते हैं तो वो खिल जाता है। ब्लड का सेल जो है कोलैप्स कर जाता है अगर सलीन वाटर का जो है उसमें सस्पेंड कर दे तो ये जो सब जो चेंजेज आ रहे हैं ना वो सब मेम्ब्रेन का चेंज है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंगो से लेकर के आपका ब्लड सेल तक सब प्लांट सेल या तो एनिमल सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। इसके या तो वो नेचुरली आए या फिर पिग ब्लैडर यानी कि पर्चमेंट पेपर, सेलोफेन, ये सब क्या है आपका सब आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दीज मेम्ब्रेन अपीयर टू बी कंटिन्यूअस सीट और फिल्म, येट तब भी मतलब एक सीट की तरह दिखाई देता है, फिर भी इट कंटेन अ सब माइक्रोस्कोपिक पोर। इसके अंदर क्या है एक सब माइक्रोस्कोपिक छिद्र होता है, जिसके तहत वो वहाँ से प्योर सॉल्वेंट का जो है ट्रांसफर होता है सॉल्यूशन में। अब देखिए स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लाइक वाटर कैन पास थ्रू द होल्स बट द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल जैसे कि सॉल्यूट हो गया वो नहीं आने देता है। इस तरह के मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। जब आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो प्योर सॉल्वेंट से जाकर सॉल्यूशन की तरफ चला जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। जब प्योर सॉल्वेंट, समझिएगा बात, यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है नहीं, वेट समझिएगा, यहाँ समझिए इधर यहाँ पे आपका प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पूरा वाटर है, यहाँ पे वाटर के साथ कुछ कुछ ईंटा पत्थर है, तो यहाँ से क्या चाहेगा हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन पर जाना चाहेगा। अरे वाटर क्या चाहेगा, आप जो भी लिक्विड होगा अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। मूव करने के दौरान क्या होगा वो आगे इस सोल्यूशन SPM से पास करेगा, और जो भी इसमें दिक्कत होगी जैसे मान लीजिए नमक वमक होगा जो भी कुछ होगा, ठीक है ना, नमक तो होगा नहीं प्योर सॉल्वेंट है, तो वहाँ से क्या होगा सोल्यूशन में वो इंटर करते चला जाएगा। तब तक जाएगा जब तक एक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं देखिए, द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा ये फ्लो चलता रहेगा। अब इस फ्लो को रोकने के लिए क्या करना होता है, एक प्रेशर डालना होता है, इसको बोलते हैं पाई। देखिए पहले से तो लग रहा है PATM, एक पाई प्रेशर डाल दिए तो पाई को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। वो कहता है देखिए
द प्रेशर डेट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर जो है सॉल्वेंट के जो फ्लो हो रहा है सोल्यूशन में उसको रोक दे जितना प्रेशर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन अक्रॉस सेमी प्योर मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखिए यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड जाने का जो क्रिया है उसके दौरान उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगा है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। घुमा फिरा के बात सेम है। आगे बात करते देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर हैज बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कैसा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन सब चीज़ मूव करता है, आप जानते हैं, वही दिमाग लगाइएगा। भूलने का डर रहता है कि सर किधर से किधर जाता है, दिमाग कम लगाइए। प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है, वो जाना चाहेगा अपने कम कंसंट्रेशन वाले जगह पे, तो प्योर सॉल्वेंट से वो सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। बाकी कुछ याद नहीं रखें, इतना याद रखें। अगला देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर है जो अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड नॉट ऑन आइडेंटिटी। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनलिटी टू मोलरिटी सी, आपका जो मोलरिटी होता है सी ऑफ सॉल्यूशन गिवन टेम्परेचर। देखिए पाई इज इक्वल टू जो होता है, पाई इज इक्वल टू होता है सी आर टी, लेकिन आप इसको क्या लिखिए, कैपिटल एम आर टी। यहाँ पे क्या है, मोलरिटी पे डिपेंड करता है। ये क्या, ये मोलरिटी पे तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। आज जो बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनको एक क्वेश्चन गया होगा, एक ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था बाई मोलर ग्लूको आपका शुगर सोल्यूशन का, ठीक है ना, ठीक है ना, डेसीमोलर, सॉरी डेसीमोलर, उसमें आपको यही फॉर्मूला लगाना है, पाई इज इक्वल टू एम आर टी के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आपको पता है एम क्या होता है, N2/V, समझ रहे ना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो N2/V आर टी लिख सकते हैं इसको, किसको, आप पाई को। यहाँ पे V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, N2 क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मोलर मास सॉल्यूट। अगर आप निकालना चाहें, मोलर मास निकालना चाहें, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर एक नया रूल देता है, नया वैल्यू देता है आपको मोलर मास सॉल्यूट का निकालने के लिए। दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मासेज ऑफ प्रोटीन, पॉलीमर एंड अदर बायोमोलिक्यूल। इसको निकालने में मदद मिलता है। दिस टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर बायोमोलिक्यूल एज दे हैव जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर हैव पुअर स्टेबिलिटी। देखिए हायर टेम्परेचर पे बायोमोलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं रह पाता है। तो ये टेक्निक है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसको निकालने में काफ़ी मदद मिलता है उससे, ठीक है। बायोमोलिक्यूलर पढ़िएगा 12th का आपको थर्ड लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम, देखिए बताया था आपको कि क्यों, जैसे कि बता रहा था ना, कच्चा आम क्यों सूख जाता है नमक डालने से, क्यों आपका नस फूल जाता है कि नहीं, ये सब जो बता रहा था, ये सब क्या समझिएगा। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक। लेकिन व्हेन सच सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नो ऑस्मोसिस अकर। अगर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया जाए तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर बराबर है। अरे दोनों तरफ प्रेशर बराबर है तो क्यों फ्लो होगा, नहीं होगा। अच्छा देखिए एग्जाम्पल देखिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू 0.9% मास वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सलाइन। जो हम लोग सलाइन चढ़ता है ना पानी, आपका नॉर्मल सलाइन, उसका जो आपका जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होता है, 0.9% का जो होता है उसका क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अगर हम लोग देखिए 0.9% रखेंगे ना मास ऑफ वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का, मतलब सलाइन का, तब उसको नस में सुइया देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेफ है। इट इज़ सेफ फॉर इंजेक्ट इंट्रावेनसली, मतलब क्या हो जाएगा, नस के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग क्या करें कि सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन बढ़ा दे 0.9% से, मतलब सोडियम क्लोराइड क्या होगा, वाटर विल फ्लो आउट फ्रॉम द सेल, सेल से पानी निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, सेल सूख जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक। मतलब क्या किए हम लोग यहाँ पे, उसका क्या किए, आपका जो सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ा दिए। अगर जो है सॉल्वेंट का क्वांटिटी घटा करके साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। और इस केस में क्या होगा कि सेल जो होगा वो फट जाएगा, फ्लो इनटू सेल, इफ प्लेस इन सॉल्यूशन दे विल स्वेल। फट नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, बस समझे। अगर नमक कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो सेल है वो फूल जाएगा, जैसे नस में सुइया देगा नस आपका फूल जाएगा, ठीक है, बात समझ गया। उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक, ठीक है। चले आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया था, देखिए यहाँ पे कि रॉ मैंगो प्लेस इन ए कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन लूजेज वाटर वाया ऑस्मोसिस एंड सिवर इनटू पिकल। जब आपका कच्चा आम होता है वो क्या होता है, जब से उसको नमक में डालते हैं तो अपना पानी को छोड़ देता है ऑस्मोसिस के द्वारा और अचार बन जाता है। अच्छा विल्टेड फ्लावर, जो आपका
आपका तोड़ा हुआ कली है, उसको पानी में रखते हैं फ्रेश वाटर में, तो वो पानी को खींच लेता है और वो कली खिल जाता है। और कैरोट, एक जो आपका जो गाजर होता है, दैट हैज़ बिकम लिम्प, जो कि पूरा साफ मुरझा गया है, सूख गया है। जब वो उसमें वाटर में डाल दीजिएगा उसको, तो क्या करेगा, फिर से अपना वाटर को खींच करके वो फिर से ताज़ा ताज़ा लगेगा, है कि नहीं। तो व्हेन प्लेस इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास, अगर जो है हमारे ऑस्मोसिस से क्या होता है, वाटर जो है फ्लो करता है, ठीक है ना। देखिए, अगर जो है व्हेन प्लेस इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% मास वॉल्यूम साल्ट, ब्लड सेल कोलैप्स ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। जैसे देखिए 0.9% मास कंटेन करिएगा, उसे लेस कीजिएगा, तो ब्लड सेल क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर देगा, और आपका वाटर वेपर वाटर का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा। बात समझे। 0.9 से ज़्यादा किए तो नस सूख जाएगा, उससे कम किए तो क्या हो जाएगा, वो आपका सेल फूल जाएगा, हड्डी आपका जो है नस फूल जाएगा, ठीक है ना। तो 0.9% मास वॉल्यूम जो होता है, यानी कि सलाइन सोल्यूशन का, यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का एक सेफ होता है आपको नस में देने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो फूलना पचकने का जो केस है उसको बोलते हैं एडेमा, EDEMA, मतलब पफिनेस एंड स्वेलनेस इज कॉल्ड एडेमा, एंड वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ प्लांट इज पार्सली ड्यू टू ऑस्मोसिस। लेकिन उसका नाम बदल के क्या होता है, ट्रांसपीरेशन हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि जड़ से पानी को खींचना, फिर पानी को खींच करके पेड़ में अपने जगह और जगह पहुंचाना, दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। लेकिन नाम बदल के उसको ट्रांसपीरेशन कर दिया जाता है बाद में। द प्रिजर्वेशन ऑफ मीट बाई साल्टिंग एंड फ्रूट बाई एडिंग शुगर प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन। मीट को बचाना है तो नमक के थैले में लपेट के रखिए, और आपको फ्रूट को बचाना है तो चीनी में लपेट के रखिए। इससे क्या होगा, बैक्टीरियल एक्शन से बच जाएगा। दो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, अ बैक्टीरियम ऑन साल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेज वाटर, श्रिवल एंड डाई। क्या होता है, लेकिन इस प्रोसेस से क्या होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो बैक्टीरियम है साल्टेड मीट पे जाता तो है, लेकिन अपना चूँकि साल्टेड है तो उसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा और बेचारा बैक्टीरिया मर जाएगा उसी जगह, ठीक है ना। क्योंकि बाहर क्या है, बाहर उसका साल्ट ज़्यादा है, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, तो अपने हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर कंसनट्रेशन पर जाएगा, बस वो पचक जाएगा। बात समझे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसमें साल्ट ज़्यादा है, पानी कम है, और यहाँ पे बगल में पानी ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, फटाक से इधर आने लगेगा, मतलब ये सूख जाएगा, पचक जाएगा, ठीक है ना। छुमी का पेड़ देखें, टच मी नॉट, वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है, श्रीवेल कर लेता है, किससे, ऑस्मोसिस द्वारा ही, ठीक है ना। समझ गए। यहाँ से हम लोग टर्म पे आते हैं, एक नया टर्म, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। हम लोग बहुत लास्ट कगार पे हैं, मिली 5-7 मिनट का वीडियो और होगा, ठीक है ना। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहता है, देखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोसिस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड। मान लीजिए हमने प्रेशर लगा के जब ऑस्मोसिस रोक दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग और प्रेशर लगा करके इधर सोल्यूशन साइड जो प्योर लिक्विड है उसको बाहर निकाल दे, अच्छा, यानी कि लोअर से उसको हायर में ले जाए। तो इसको लिए बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि आरओ वाटर। आपने सुना ना, आरओ वाटर। देखिए, प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट बाहर निकलना, सॉल्वेंट में आना, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर डीसैलिनेशन, मतलब कि समुद्र के पानी का खरापन हटाने के लिए, सिर्फ प्योर पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग डीसैलिनेशन। देखिए, जब हम लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, प्योर वाटर इज स्क्यूज्ड आउट ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन से क्या होता है, खिंचा करके बाहर निकल जाता है। इसे मान लीजिए यहाँ और प्रेशर लगाते गए तो साल्ट वाटर जो था ये धक्का पड़ा और ये मेम्ब्रेन से पानी पिचक पिचक के बाहर निकल गया, ठीक है। ये उसी तरह का होता है जैसे कि हम लोग एक धोती में या फिर सूती कपड़ा में पनीर डाल के उसको निचोड़ते हैं ना, तो पूरा क्या होता है, पनीर तो ऊपर आ जाता है, पूरा पानी नीचे निकल जाता है। उसी तरह समझिए वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बात समझ गए। अच्छा चलो, मैं समझ गया सर। अब देखिए, सेलुलोज एसीटेट इज अ परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इम्प्योरिटी एंड आयन प्रेजेंट इन उसी वाटर। सेलुलोज एसीटेट जो होता है वो तो वाटर को जाने देता है, लेकिन बाकी इम्प्योरिटी को कहता है बट रुक है कि नहीं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप आजकल सुन रहे होंगे कि जो भी समुद्र का पानी उसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेश वाटर के लिए, करने के लिए क्या किया जाता है, डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जा रहा है, ताकि समुद्र के खारापन पानी को उठा करके साफ करके प्योर वाटर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मासेज पे। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा 9 मिनट आपके साथ बिता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मासेज पे, बिकॉज एबनॉर्मलिटी बढ़ रही है अब हमारी भी, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है इसमें। जैसे आयोनिक कंपाउंड होता है, जैसे उसको पानी में डालते हैं ना वो टूट जाता है। जैसे KCl डाले 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल डाले, वो K+ और Cl- में टूट गया, मतलब 2 मोल हो गया। जब हम आप ऐसा आंसर निकालिएगा तो हमें 2 मोल लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। इफ दिस हैपन देयर वुड बी 2 मोल ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में तो 2 मोल आ गया,
तो इसको जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग। देखिए क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जाके डिसोसिएट हो रहा है, टूट जा रहा है। कुछ ऐसे भी सोल्यूशन होंगे जो वहाँ जाके जुड़ जाएंगे, जैसे कि इथेनिक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका जो एसिडेट आपका इथेनिक एसिड है वो डाइमराइज हो जाता है जब हम लोग बेंजीन में डालते हैं उसको, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या हो गया, डाले 2 निकलेगा 1 मोल। बात समझे, मतलब उसका क्या है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाएगा, समझ रहे। इन दिस केस नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिड्यूस ड्यू टू डाइमराइजेशन। तो सच अ मोलर मास, ऐसा मोलर मास दैट इज आइदर लोअर, या तो कम हो या ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से, उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। जो मोलर मास होना चाहिए उससे बढ़ जाना या घट जाना, यानी कि लोअर या अपर जो मास हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास। 1880 की बात करें तो वेंटॉप फैक्टर साहब एक आए थे, वेंटॉप साहब, उनका नाम फैक्टर तो नहीं था, उन्होंने एक फैक्टर दिया था आई, जिनको बोला था उन्होंने वेंटॉप फैक्टर। वो क्या था, आई इज इक्वल टू बोलते थे उन्होंने कि नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाई एबनॉर्मल मोलर मास, या तो इससे निकाल लीजिए। दूसरा, या तो ऑब्जर्व कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तीसरा क्या, या तो आप ऐसे निकालिए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आपको जब सॉल्यूशन में डाले उससे पहले उसको ऊपर उसको डालिए डिनोमिनेटर में, और जो वहाँ टूट करके या जुट करके हो गया उसको डालिए न्यूमिनेटर में, वहाँ से आपको आई का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब आई निकालने का 3 वैल्यू, मतलब इन केस ऑफ एसोसिएशन आई के वैल्यू लेस देन यूनिटी आएगा, और डिसोसिएशन आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आपको ग्रेटर देन यूनिटी आएगा। बात समझे, मतलब अगर एसोसिएशन हुआ तो क्या हो जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा, तो उस समय आपका जो होगा वो ग्रेटर देन आएगा, ठीक है ना। बात समझे, यानी कि एसोसिएशन होगा मतलब क्या, जुट जाना, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, आई जो है यूनिटी से कम आएगा, मतलब 1 से कम आएगा आई का वैल्यू। और जब वो टूट जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, सॉरी वहाँ पे जाके डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसका जो आई का वैल्यू है आपका वो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। जैसे अब देखिए, अब जो है हम लोग जान गए, तो अब लोग हर चीज़ में हम लोग आई का इस्तेमाल करेंगे ताकि कुछ एबनॉर्मिटी हमें नहीं दिखने को मिले, ठीक है। इसके लिए जो आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, पी नॉट 1 माइनस पी 1 डिवाइड बाई पी नॉट 1 इजिकल टू x2, उसको अब लिखिएगा आप आई x2, ठीक है। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, अब लिखिएगा आई इंटू के बी इंटू एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिखिएगा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। अगर मान लीजिए एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, और जैसे 1 हुआ, लिखे या ना लिखे बात बराबर रहेगा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना होगा, आई लगा के चलिएगा तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी अगर आई को लेके चलिएगा तो, समझ गए। यहाँ से आप अपने आपका जो चैप्टर है उसको आप जो आपका फॉर्मूला है उसको आप उसको आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है चैप्टर को ऑलमोस्ट 1 घंटा 12 मिनट में ख़त्म कर लिया है। 2-3 मिनट में समरी पढ़ के ख़त्म करते हैं ताकि चैप्टर को हम लोग द एंड करेंगे 1 घंटा 15 मिनट के आसपास में, ठीक है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। ऐसा बोल के मैं निकल जाऊँगा, पहले समरी पढ़ लीजिए, ठीक है। जल्दी बहुत रहती है आपको जाने की। देखिए, और सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपाउंड, कोई दिक्कत। अच्छा, सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का कैसे कैसे होता है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, परसेंटेज, ये सब होता है। फिर हमने बात करा था कि गैस कैसे डिजॉल्व होता है लिक्विड में, हेनरी लॉ देखा था, हेनरी का स्पेशल केस देखा था रॉल्स लॉ के साथ। हेनरी क्या बोले थे कि जो गैस का सॉल्बिलिटी होता है डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्बिलिटी। और डाल्टन साहब क्या बोले कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। तो वेपर प्रेशर का क्या बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है लोअर हो जाता है जब हम लोग नॉन वोलेटाइल ऐड करते हैं। तो वहाँ से एक आए थे रॉल्स साहब, उन्होंने अपना लॉ दिया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो यही बात बदल के क्या आ जाएगा, पी टोटल, यानी कि डाल्टन्स के थ्योरी पे P01x1 प्लस P02x2 करके आ जाएगा। एंड सॉल्यूशन विच वी ओबे रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जो न ओबे करे उसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक बार और बता दें कि आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, डेल्टा एस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 और डेल्टा जी होगा ऑलवेज लेस दैन 0। ये होगा आइडियल हो या नॉन आइडियल दोनों के लिए। लेकिन डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कब, जब क्या हो जाएगा पॉजिटिव डिविएशन। डेल्टा वी मिक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कब, जब हो नेगेटिव डिविएशन, ठीक है ना। इसमें चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। इसको इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम लोग ऑस्मोसिस होने से जब प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा लगाएं तब, और ज़्यादा लगा दें ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा, उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आगे देखिए, सॉल्यूट विच डिसोसिएट इन सॉल्यूशन एग्जिबिट मोलर मास लोअर देन एक्चुअल मास। जो डिसोसिएट हो जाएगा उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
जो एसोसिएट हो जाएगा उसका मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वालिटेटिव बात करें तो एक्सटेंड टू विच सॉल्यूट इज डिसोसिएटेड एक्सप्रेस बाय वेंटर फैक्टर आई। अब कितना, जैसे क्वांटिटी में बात करें कि कितना बढ़ गया कितना घट गया, वो कौन डिटरमाइन करेगा, आपका वेंटर फैक्टर आई। एंड दिस फैक्टर हैज बीन डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास, या रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड टोटल आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड आपका बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये 3 फॉर्मूला आपका आई का होता है। तो यहाँ पे चैप्टर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी 11th का चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद आएगी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये सब आपकी आती रहेंगी, चिंता ना करें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोर्स के बारे में जानना हो तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7488654738। कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, BHU DU MU आपका पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसका तैयारी करना है, आप हमारे साथ कर सकते हैं। केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, वैसे तो तीनों मैं खुद पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैकल्टी आपको ऐड किया जाएगा, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। प्राइस जो होगा रिवील नहीं किया जाएगा, प्राइस जो होगा जब आप मैसेज कीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करिए ताकि और वीडियो बनते रहे इस सेशन में, ठीक है। देखते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आवाज़ में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ अपने नॉर्मल स्पीड पर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।